जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से हम बात करेंगे उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो 2024-25 की आ रखी है, इसकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपका पेपर जो पुलिस का है वो बाद में चले गया है। 6 जुलाई की जगह 27 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और कल आपका अपर पीसीएस का एग्जाम है, तो उसके लिए जो इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसको आप अवश्य देख के जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो इकोनॉमिक सर्वे है। वर्ष 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की जो आर्थिक वृद्धि वो कितनी रही थी? 7.83%। याद रखना, 2024 में उत्तराखंड की जो आर्थिक वृद्धि है वो कितनी रही? 6.61% रही थी। संरचनात्मक दृष्टि से उत्तराखंड में 2024-25 में इसके हिसाब से अब हम देखेंगे, तो इसके हिसाब से जो प्राथमिक क्षेत्र है वो 9.34% था। इससे पहले जो 23-24 में देखते हैं तो वो 9.99 था। लेकिन अभी क्या हो गया? चेंज हो गया कि 2024 का एकदम न्यूनतम वाला जो नया नया आंकड़ा है वहां से लिया गया है। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र है वो कितना है? लगभग 44.65% है, और तृतीय क्षेत्र है 46.2%। तो अब आपका जो तृतीय स्थान पहले में आ गया है और द्वितीय दूसरे में चले गया, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में मूल्य संवर्धन वृद्धि का अनुमान क्या है? इस अनुमान के अंतर्गत लोक प्रशासन व अन्य निर्माण उद्योग आते हैं, मत्स्य पालन आता है, और रेलवे परिवहन व संचार प्लस, और इसमें आता है आपका खनन एवं उत्खनन, खनन आता है, उत्खनन और वित्त सेवाएं, ये सब आते हैं। आपको याद करना होगा, इसी के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रति व्यक्ति आय। 2023-24 के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी? 2,46,178 थी। लेकिन अब 2024-25 के अनुसार कितनी हो गई है? 2,74,064 हो गई है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। अब देखते हैं, कुछ जीएसटी से कुछ चीजों को बाहर रखा गया है जिसमें जीएसटी बिल्कुल ही जीरो है। जीएसटी से बाहर वस्तुएं, एक पेट्रोल रखा गया है, डीजल रखा गया है, गैस, एटीपी और शराब, इसमें कोई भी जीएसटी नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मुख्यतः किस फसल की वृद्धि का जो विकास है वो कीवी फसल है। तो कीवी फसल उत्तराखंड में कहाँ कहाँ होती है? ये चमोली में भी होती है, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत। 20वीं पशु गणना 2019 में कब हुई थी? 2019 में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योजना के अंतर्गत 90% ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसके अंतर्गत कराया जाता है? ये कराया जाता है आपको जो 20वीं पशु गणना है, इसके अनुसार आपको क्या किया जाएगा? 90% ब्याज मुक्त ऋण आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना अक्टूबर 2017 में आई थी, और इसमें ब्याज रही थी, मतलब ब्याज बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, अगर आप कृषि से में अगर लोन लेते हो तो आपको 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। अगर आप गैर कृषि हैं तो आपको 3 लाख तक मिल सकता है। अगर आपको कुछ एनजीओ को दिल्ली लेना है तो आप 5 लाख तक ऋण लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यह है राज्य समेकित समेकित सहकारी विकास परियोजना। इसके अंतर्गत 4 क्षेत्रों को रखा गया है। वो क्षेत्र कौन कौन से? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो पहला इसमें सहकारिता, दूसरा मत्स्य पालन, तीसरा बकरी व भेड़ पालन, और चौथा है डेयरी विकास। ये 4 चीजें आपको किसके अंतर्गत आती हैं? राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वन नेशन वन राशन कार्ड में उत्तराखंड का जो स्थान है वो कौन सा है? वो 5वां स्थान है। ठीक है, और वन आवरण में कमी 21-23 से 2024-25 में कितनी कमी हो गई है? तो 1.3 स्क्वायर किलोमीटर की आपकी क्या हो गई है? कमी हो गई है। इस बात का ध्यान रखना। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से यूके के किस वर्ष पहली बार वैज्ञानिक आधार पर गुलदारों की गणना हुई है? 2022 में हुई है। इसका खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 4 धाम यात्रा के तहत सर्वाधिक श्रद्धालु की संख्या 2024 में। देखते हैं सबसे पहले कहाँ आए। सबसे ज्यादा आए हैं केदारनाथ में, फिर आए हैं बद्रीनाथ में, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। नेक्स्ट टॉपिक है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे। तो दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे कब योजना शुरू हुई थी? 2018 में। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें होता क्या है,
इसमें आपको लगभग 50% अधिकतम ब्याज पर 15 लाख ऋण या फिर 5 वर्षों में कुल ब्याज का 1.5 लाख तक मुक्त मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड में बैंक शाखाएं, तो सबसे ज्यादा बैंक शाखाएं हैं ग्रामीण, फिर शहरी, फिर अर्ध सरकारी। और वैसे नॉर्मल अगर बैंक पूछेगा तो सबसे ज्यादा बैंक है पीएन एसबीआई के, उसके बाद पीएनबी के, उसके बाद बीओबी। बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट टॉपिक, राज्य में अब क्या देखते हैं हम, राज्य के प्रमुख स्रोत। अब स्रोत को देखेंगे, स्रोत में क्या है, सबसे ज्यादा तो हमें स्रोत मिलते हैं सिंचाई के लिए, वो नहरों द्वारा होता है, उसके बाद नलकूप द्वारा होता है, और उसके बाद पंप द्वारा होता है। फिर है नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रैंक, एसडीजी द्वारा 2023 में जो रैंक जारी की गई थी उसमें उत्तराखंड का स्थान फर्स्ट है। और इसमें जो थीम थी वो समावेशी विकास था। क्या था, समावेशी विकास। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कितने जनपदों में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो 8 जनपदों में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला कौन था, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, युवशनगर, पिथौरागढ़ और चंपावत, ठीक है। ये 8 जिलों में हमें उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल को आयोजित किया गया था। उत्तराखंड ने टोटल 102 पदक जीते, जिसमें से 24 गोल्ड थे और 35 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज मेडल थे। और इसकी थीम क्या थी, ग्रीन गेम। इसका मस्कट आपने देखा होगा, क्या था, मौली। मस्कट क्या था, मौली। ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं, तो सर्वाधिक पदक जीते हैं सर्विसेज ने। सर्विसेज ने टोटल 121 पदक जीते। लेकिन अगर आपसे पूछेगा सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते, तब महाराष्ट्र ने जीते, ठीक है। पिछली बार जो लोअर पीछे में क्वेश्चन क्या बना था कि 200 से अधिक उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक जीतने वाला एकमात्र राज्य कौन सा था, वो महाराष्ट्र था, ठीक है। अब पहले स्थान पर सर्विसेज कैसे आया, क्योंकि सर्विसेज ने गोल्ड ज्यादा जीते हैं, महाराष्ट्र के पास गोल्ड कम होते हैं। वैसे गिनती कैसे होती है, गोल्ड के आधार पर ही गिनती होती है, तो इसलिए हम किसको, सर्विसेज को पहले मानते हैं और महाराष्ट्र को दूसरे नंबर पे मानते हैं। अगर आपसे राज्य पूछ दिया तो आपको महाराष्ट्र करना होगा। उत्तराखंड की नॉर्मल रैंक कितनी आई है, 7th इसकी रैंक आई है। लेकिन अगर हम मेडल के हिसाब से बात करेंगे तो 4थी रैंक इसकी आई है, ठीक है। अब कुछ भूस्खलन क्षेत्र है तो इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। भूस्खलन क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है बलिया नाला। बलिया नाला कहाँ पड़ता है, आपका नैनीताल में पड़ता है। दूसरा आता है ग्वाल गांव। आपसे ऐसे पूछते हैं तो ग्वाल गांव कहाँ पड़ता है, तो ये ग्वाल गांव पिथौरागढ़ के धारचूला में पड़ता है, ठीक है। ग्लोगी भूस्खलन ये मशहूरी में है, आपने देखा भी होगा, इसको सुना भी होगा। उसके बाद हल्दा पानी, हल्दा पानी हल्द्वानी मत कर देना, हल्दा पानी आपका पड़ता है चमोली में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उसके बाद। अब क्या आता है टॉपिक आपका, राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र। ये पहले भी मैं कवर करवा चुका हूँ, एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 9.34% है, द्वितीय क्षेत्र में लगभग 44.65% है, तृतीय क्षेत्र में 46.02% है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इनके अंदर के टॉपिक को पढ़ते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उपक्षेत्र का योगदान। हमने प्राथमिक क्षेत्र तो पढ़ा, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र के अंदर भी क्या होते हैं, इसके उपक्षेत्र होते हैं, उसकी बात करेंगे। अगर इसमें आपको ये आंकड़ा याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये आगे का ये टॉपिक आपको याद करना होगा। पहला इसमें कृषि है, कृषि लगभग आपका कितना है, 36.48% है। दूसरा आपका पड़ता है पशुपालन, पशुपालन लगभग आपका 25.08% है। तीसरा आपका आता है वानिकी व लट्ठ बनाना, तो ये लगभग 24.03% है। खनन एवं उत्खनन ये लगभग आपका पड़ता है 12.93% आता है, ठीक है। तो आपको अगर ये आंकड़े याद नहीं भी होते कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये याद करना होगा कि पहले में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, ऐसे याद करना है। पहले में कृषि, फिर पशुपालन, फिर वानिकी एवं लट्ठ बनाना, और अंत में है आपका खनन एवं उत्खनन। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। अब है राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के उपक्षेत्र का योगदान। पहले क्षेत्र का हम कवर कर चुके हैं, द्वितीय क्षेत्र में। अब द्वितीय क्षेत्र में आता है क्या, जिसमें हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं या फिर विनिर्माण करते हैं। एक इसमें विनिर्माण में कितना परसेंट है, लगभग 58.56% है। उसके बाद निर्माण है, निर्माण लगभग आपका 34.32% आता है। विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं अन्य सेवाएं भी हैं, और ये पड़ती है आपके लगभग 7.12%। फिर तीसरी क्षेत्र का योगदान देखते हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का उपक्षेत्र का योगदान। तो इसमें आपका तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। जैसे कि इसमें क्या आता है, आपका व्यापार, होटल, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण और स्थावर संपदा,
आवास स्वामित्व यानी कि जो लोग रेंट पे रहते हैं वो लोग भी, अन्य व्यावसायिक सेवाएं। अगर आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तब भी आप तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आओगे, ठीक है। तो पहला इसमें जो व्यापार, होटल, जलपान गृह वो 38% है। परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण ये 18% है। स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं अन्य व्यवसाय सेवाएं, इसको आप इतना याद करने की जरूरत नहीं। 100 होता है, 100 में माइनस करके ये आ जाएगा, ठीक है। फिर है प्रचलित भाव पर राज्य की जीडीपी कितनी है, तो लगभग आपका 3,68,245 है। 45 करोड़, ये इसको याद रखना, ठीक है। वर्ष 2023-24 में 13.59 की परसेंटेज की वृद्धि हुई है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, जो प्रचलित भाव पर राज्य की जीडीपी 2023-24 से कितनी वृद्धि हुई है, तो 13.59% हुई है। जीडीपी में योगदान, देखते हैं। जो विनिर्माण है, विनिर्माण में लगभग 26% का हुआ था। और व्यापार और होटल में, जलपान गृह में लगभग 17% से इसमें हुआ था। और निर्माण में 15%, और परिवहन, भंडार और संचार में लगभग 8%, ठीक है। ये टॉपिक भी कवर हो चुका है, आपका रिवीजन हो रहा होगा, आप लोगों ने पहले ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, राज्य की अर्थव्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था स्तर भाव पर सर्वाधिक आर्थिक विकास दर 9.83 रही है, ठीक है। तो ये प्रति व्यक्ति आय तो मैं कवर करवा चुका हूँ, एक बार आप देख चुके हैं। अब उसके बाद क्या, राजस्व प्राप्तियां एवं अनुमानित प्राप्तियां, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां में वृद्धि अनुमानित 10.84% 2024-25 के अनुसार है, ठीक है। राज्य कर में वृद्धि अनुमानित लगभग 13.06% है, ये 2023-24 से है, ठीक है। राज्य के स्वयं कर राजस्व वृद्धि में 14.73% की क्या है इसमें 2023-24 से है। ये टॉपिक आपको एक एक नंबर के पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.515%, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ध्यान रखना। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.15% है, और प्राथमिक घाटा 0.4% ऑफ जीडीपी। ये दोनों टॉपिक आपको याद रखने होंगे। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, वर्ष 2024-25 में राज्य द्वारा उद्देश्यवार व्यय क्या क्या थे, मतलब सामान्य लोक सेवाओं में लगभग 46.31% खर्च किया था, व्यय मतलब होता है खर्च करना। और शिक्षा में लगभग 17.18% किया था। और आर्थिक सेवाओं में लगभग 14.49%, ये 2024-25 के अनुसार आंकड़ा है, ठीक है। तो तीनों को आपको याद करना है। इतना आपने खर्च किया, अब आपने कुछ खरीदा भी होगा, आय भी की होगी, तो प्राप्तियां क्या क्या हुई है, तो केंद्र सरकार द्वारा हमें हस्तांतरण 32.20% की हमें केंद्र सरकार द्वारा मदद मिलती है। उत्पाद कर आपका लगभग 36.36% है। और आय एवं संपत्ति कर हमका लगभग 14.84% मिल जाता है। और उत्पादन कर लगभग हमारा 6.45% मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब दोनों को मिला देंगे, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आय। जब दोनों को मिलाते हैं, जो कुल व्यय है, कुल व्यय में क्या आएगा, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, दोनों को मिला देंगे तो आपका बनेगा कुल व्यय। कर्मचारियों के पारिश्रमिक व्यय 30% है। गैर सरकारी संगठन के अग्रिम व्यय लगभग 22% है। सकल पूंजी निर्माण पर व्यय 14% है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रास्फीति का मापन। आपसे पूछेगा तो मुद्रास्फीति का मापन किस में करते हैं, हम सीपीआई में करते हैं, ठीक है। जीवन निर्वाह सूचकांक कहते हैं इसको। अब देखो, होलसेल थोक मूल्य सूचकांक 697 वस्तुओं को इसमें रखा गया, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार ये प्रश्न है वीडियो या फिर वीडियो में, उससे पहले या किसी कनिष्ठ सहायक में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मुद्रास्फीति का मापन किस में होता है, सीपीआई में होता है। थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुओं को रखा गया है, तो 697 वस्तुओं को इसमें रखा गया है। दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना होगा। अब देखो, सीपीआई रूरल भी होता है और सीपीआई अर्बन भी हो सकता है, दोनों को मिला करके। सीपीआई की फुल फॉर्म बता दी है। उसके बाद उत्तराखंड में सीपीआई के आधार वर्ष कौन सा है, 2017-18 सीपीआई का आधार वर्ष इसको हम मानते हैं। सीपीआई में सर्वाधिक भार तो किसका है, खाद्य एवं पेय पदार्थ का, और कितना है, लगभग 45.86% है। और आवास में कितना है, 10.07% होगा ये। और ईंधन एवं प्रकाश में, ईंधन में लगभग आपका 6.84% है। कपड़े एवं जूते में 6.53 है। और अन्य मिलाएंगे लगभग 28.32% है। और पान प्लस तंबाकू प्लस मादक पदार्थ है, तो इसमें 2.38% है। तो ये आपके आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इसमें आपको नशे वाली चीजें हैं, तो नशे वाली चीज में 2.38% हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
राज्य में आत्मा प्रोजेक्ट कितने जनपदों में है? 13 जनपदों में। इसका उद्देश्य क्या है? न्याय, यहाँ से देखेंगे, न्याय पंचायत स्तर प्रगतिशील किसानों का चयन कर ग्राम स्तर पर कृषि कार्यक्रमों को गति देना, ये राज्य में आत्मा प्रोजेक्ट योजना का काम है। ये कितने जनपदों में किया गया? 13 के 13 जनपदों में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है। वर्ष 2023-24 में कृषि व सहवर्गीय सहयोगी क्षेत्र का सकल घरेलू राज्य उत्पाद में योगदान कितना है? तो ये 6.6% है। ठीक है, नहीं सॉरी, 0.66% होगा, यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? सीमांत जोत कितनी आती है इसमें? 1 हेक्टेयर से कम। सर्वाधिक क्षेत्रफल में आपको सीमांत जोत ही मिलेगी, लेकिन 1 हेक्टेयर से कम में आपको देखने को मिलेगी। लघु जोत में लगभग 1 से 2 हेक्टेयर मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अर्ध मध्यम, तो इसमें 2 से 4 हेक्टेयर आता है, और मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर आता है। उसके बाद आएगा वृहद जोत। वृहद जोत में क्या होगा? इसमें 10 हेक्टेयर से ज्यादा आएगा। वृहद जोत में 10 हेक्टेयर से ज्यादा इसमें आना चाहिए। वर्ष 2023 में राज्य का क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि फसल का जो उत्पादन में कैसा पैटर्न था, उसके हिसाब से आप देखते हैं, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा आपको? गेहूं 29%। वैसे भी आपको पता है कि राज्य में सबसे ज्यादा कौन बोया जाता है? गेहूं बोए जाते हैं। ठीक है। गेहूं कितना है? 29% है। धान 27% है। गन्ना 10% है। मंडुआ 7% है। आपको चौथे नंबर की फसल अवश्य पूछेगा। ठीक है। गेहूं, धान, गन्ना सबको याद होगा, लेकिन चौथे में आपको आते हैं गेहूं, मंडुआ सॉरी, तो मंडुआ 7% है, इसको ध्यान रखना। फिर है कुल दाल है। उसके बाद देखते हैं, फिर है कुल दालें 6% है। तिलहन 3% है। मक्का 2% है। जौ भी 2% है। अब कुछ सब्जियों को हमने मिला रखा है। ठीक है। अब फल प्लस सब्जी मिलाएंगे तो कितना आएगा? वो आपका 5% आएगा, और चारा मिला दे तो लगभग 3% के आसपास आना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं हम, अब कुल खाद्यान्न उत्पादन में 2.61, यानी कि 1000 कुंटल पर हेक्टेयर मिला था। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 2.61, इसका मतलब क्या होता है? 1000 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब स्टार्ट हुई थी? 1 दिसंबर 2018 को ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो इसमें पात्र लगभग 6000 प्रति वर्ष दिए जाती है। इनकम कितनी दी जाती है? 6000 प्रति वर्ष है, और 3 किस्तों में आपको दी जाती है। ठीक है। 3 किस्त में कब कब आपको दी जाएंगी, ये प्रश्न बनता है और बना भी है। पहली किस्त में दी जाती है आपको जुलाई में, 2-2 हजार की 3 किस्तें इसमें दी जाती है। ये दी जाएंगी आपको अप्रैल से जुलाई में। दूसरी किस्त दी जाएगी आपको लगभग अगस्त से नवंबर में, और तीसरी किस्त आपको दी जाएगी दिसंबर से मार्च में। 3 के 3 किस्त आपसे पढ़ लिए। इसका नोडल विभाग कौन सा है? ये कृषि विभाग के अंदर ये दिए जाते हैं, और अधिकारी कौन होता है? सचिव आयुक्त या फिर राजस्व परिषद के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद अब क्या है? अब देखते हैं आपको सहतूती रेशम कीटांड हेतु उत्पादन, कीटांड उत्पादन केंद्र कहाँ है? प्रेमनगर, देहरादून में। ठीक है। ये क्या है? रीप। रीप का फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल एंटरप्राइजिंग एक्सीलरेटिंग प्रोजेक्ट के द्वारा ये किया जाता है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा होती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक फिर क्या है? प्रिवेंशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज प्रोग्राम। प्रिवेंशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज प्रोग्राम किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है? रेशम उत्पादन का इसको हम कहते हैं। ठीक है। रेशम कीट पालन कार्य के साथ साथ कताई तथा कुंकन क्राफ्ट का प्रशिक्षण भी इसमें कराया जाता है। ठीक है। हेरिटेज प्रोग्राम में रेशम उत्पादन तथा रेशम कीट के पालन की कार्य के साथ साथ कताई व कुंकन, कताई या बुनाई ये सुना होगा आपने, तथा कुंकन क्राफ्ट का प्रशिक्षण इसमें किया जाता है। फिर है चाय विकास बोर्ड द्वारा कितने जनपदों में चाय के विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो 9 जिलों में, याद रखना। ठीक है। फिर है सुगंध पौध केंद्र, इसको कैंप भी बोलते हैं। सैलाकुई कहाँ है? देहरादून में है। और नूड उत्तराखंड में 109 एरोमा क्लस्टर का निर्माण किया गया है। कितने क्लस्टर है? 109 क्लस्टर, याद रखना। उत्तराखंड में महक क्रांति योजना ये कई एरोमा घाटी विकसित द्वारा की गई है, और ये कितने राज्यों में? देखो, चमोली में है, हरिद्वार में, यूएस नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़ एंड पौड़ी गढ़वाल। हरिद्वार में आपको क्या? हरिद्वार में आपको क्या गया? लेमन ग्रास कहा गया प्लस विंट वैली, और यूएस नगर में केवल मिंट वैली कहा गया। ठीक है। चंपावत प्लस नैनीताल में इसको सिनामेन वैली के नाम से भेजा जाता है। चंपावत प्लस नैनीताल में इसको सिनामेन वैली कहा गया है। चमोली प्लस अल्मोड़ा में इसको डैमेज के रोज कहा गया है। पिथौरागढ़ में इसको तिमूर वैली कहा गया है।
किस नाम से विकसित है वो आपको पूछ रहा है। और पौड़ी गढ़वाल में इसको लेमन ग्रास ही कहते हैं। और एरोमा पार्क काशीपुर में इसको एरोमा पार्क कहा गया है, ठीक है। ये एरोमा पार्क कहाँ है तो आपसे पूछेगा तो काशीपुर में है, ये प्रश्न भी बनेगा। अब है नमामि गंगे क्लीन अभियान 2017-18। तो इसमें 5 जनपद आते हैं, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी। ये 4 तो ये हो गए, और एक आपका हरिद्वार पड़ता प्लस देहरादून, इसको दोबारा फिर से जारी किया गया, ठीक है। 2020 2024-25 का होगा, ठीक है। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग प्लस टिहरी, हरिद्वार और देहरादून हो गए। इन नदी घाटियों के जैविक उत्पाद का विपणन कौन है, नमामि गंगे ब्रांड के नाम से किया जाता है। विपणन मतलब होता है बेचना। सीएम राज्य कृषि योजना 2020-21 में 100% राज्य वित्त पोषित यहाँ पर हुआ है। अब है लास्ट टॉपिक आपका, उत्तराखंड में स्टेट मिल मिशन 2023-24। अब इसको कितने साल के लिए बढ़ाया गया है तो इसको लगभग आपका 4 साल से 5 साल के लिए इसको बढ़ाया गया है। तो ये 2023-24 से हो गया 2027-28 तक, 5 साल के लिए इसको बढ़ाया गया है। इसका लक्षित मिलेट फसल क्या है, मंडुआ प्लस सावा, 2 फसलों का इसमें मेन काम चल रहा है। एक क्या है, मडुआ प्लस सामा। इस फसल का अंतर्गण एमएसपी पर सहकारी विभाग द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल चीनी मिले कितने, तो उत्तराखंड में टोटल 8 चीनी मिले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। अभी भी एक आध टॉपिक और बचे हैं तो इसको हम कल की क्लास में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो उत्तराखंड अपर पीछे वालों की तो कल की क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब आपका तो कल पेपर हो जाना है। तो ये उत्तराखंड पुलिस वालों के लिए बहुत फायदेमंद क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसे देख के जाइएगा। कल इसके जो आधी क्लास है वो कल आएगी। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।